नमस्कार आप सबका। मेरा नाम है सूर्यपाल सिंह और आज हम एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने है वो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। इससे पहले वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सैम्पलिंग की, कैसे चुना जाना चाहिए, सैम्पलिंग एरर क्या होती है, ये सब हम बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स के बारे में कि कितने तरीके की ये होती है। तो मोटे तौर पर सैम्पलिंग को दो टाइप्स में बांटा जाता है, दो प्रकारों में बांटा जाता है। एक को कह देते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक, और दूसरे को कह देते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, इनके और जो टाइप्स हैं उनके बारे में जानने से पहले सबसे पहले अगर हम देखें कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी पर बेस्ड करता है। मतलब नॉर्मेलिटी पर बेस्ड। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का मतलब है नॉर्मेलिटी, यानी कि जो एनपीसी होती है उसकी मान्यताओं पर आधारित जब जनसंख्या होती है, ठीक है, इस मान्यता पर ये सैंपलिंग आधारित है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी रखती है, इट मींस वो नॉर्मल है। ठीक, एक बात तो ये हुई। दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इसके जस्ट अपोजिट होती है, जो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी के सिद्धांत पर बेस्ड नहीं करती, बल्कि इसमें रिसर्चर्स जजमेंट रिसर्चर जजमेंट ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि रिसर्चर अपने लिए क्या चुन रहा है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज दैट सैंपलिंग in which probability of each event or element being chosen is not known। जो चुना जा रहा है उसकी संभावना हमें पता नहीं होती है कि कितनी होती है। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बराबर होती है चुने जाने की, जनसंख्या में से जितने भी टोटल एलिमेंट हैं, जितने भी टोटल इंडिविजुअल हैं, उनके चुने जाने की संभावना बराबर होती है। 100% संभावना है हर एक मेंबर की। यहाँ पर ये नहीं होती है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में वो संभावना जो है वो 100% नहीं होती है, बल्कि ये जो सैंपलिंग है ये रिसर्च के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कौन सी पॉपुलेशन अपनी स्टडी के लिए ले। अब इनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक ऐसी हैं जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आती हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं जो नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आती है। उनको जरा देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन कौन सी है जरा उनको हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सी है। सबसे पहली जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग पहला। दूसरा इसमें है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड स्तरीकृत रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है ये फिर दो सब टाइप्स में डिवाइड कर दी जाती है। कौन कौन से दो सब टाइप है इसके? एक होती है प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है।
और दूसरी होती है डिस्प्रपोर्शनेट। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, एक में प्रोपोर्शन तय होता है और एक में प्रोपोर्शन तय नहीं होता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आती है एरिया और क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, एरिया और क्लस्टर। अब ये भी तीन तरीके की हो जाती है फिर एरिया और क्लस्टर। एक जो होती है वो होती है सिंगल स्टेज, ठीक, एक होती है डबल स्टेज और एक होती है मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज। तो ये तीन टाइप हमें बेसिकली याद रखने हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड और एरिया और क्लस्टर। ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के सब टाइप्स। ठीक, अब नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ जरा जाते हैं। तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसको देखें सर। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देखिए, इसमें जो कई सारे तरीके की सैंपलिंग होती है। पहली होती है कोटा। इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे कि ये क्या है, इससे हमें इनका पता चल जाए। कोटा। नेक्स्ट एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग। ठीक, तीसरे नंबर पे आती है इसमें, ये नंबर तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, मतलब आप कैसे भी लिख सकते, पर्पस। ठीक है, पर्पजिव सैंपलिंग। नेक्स्ट है इसका जो टाइप है पर्पजिव के बाद वो है सिस्टमैटिक। देखिए रैंडम में भी आती है, इसमें भी आती है, मैं इसको यहां लिख नहीं रहा हूं, और जब हम सिस्टमैटिक की बात करेंगे तो इस बात को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सिस्टमैटिक सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों में आती है। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल। नेक्स्ट है सिचुएशन, संतृप्त सैंपलिंग। नेक्स्ट है डेंस, डेंस सैंपलिंग। और भी इसके कई सारे टाइप है। नेक्स्ट है चंक, चंक सैंपलिंग। फिर नेक्स्ट है जजमेंटल, जजमेंटल सैंपलिंग। और भी टाइप है अभी इसके, पूरे नहीं हो जजमेंटल। और जजमेंटल के अलावा एक्सपर्ट और कन्वीनियंट। एक्सपर्ट सैंपलिंग और कन्वीनियंट। कन्वीनियंस के लिए कन्वीनियंट, ये सब टाइप्स हैं बेसिकली सैंपलिंग के, इतने सारे। अब एक एक करके हम इनको डिटेल में जाते हैं कि किस तरीके से काम करती है, कैसे हम एज ए रिसर्चर कौन सी सैंपलिंग हमारे लिए बेटर होगी और उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसका असली मीनिंग हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो सबसे पहली सैंपलिंग देखिए, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। बाकी सबको हटा देते हैं, सिंपल रैंडम की बात करते हैं। ठीक है, सिंपल रैंडम में क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल रैंडम, ये सब मैं मिटा ही देता हूँ। भाई आ जा, ठीक, ये भी हटा देते हैं। ये देखिए, ये सिंपल रैंडम पे आ जाएगा यहाँ पर। ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग की बात करेंगे सबसे पहले, सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या। ठीक है, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बारे में अगर हम बात करें
तो इसकी डेफिनेशन आप देखिए सर क्या होगी। The best definition of simple random sampling is that the selection of the cases from the population in such a manner that every individual in the population has the equal chance of being chosen. गिलफोर्ड की ये डेफिनेशन, गिलफोर्ड, ठीक है। गिलफोर्ड कहते हैं कि जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है उसकी बेस्ट डेफिनेशन ये है कि द सिलेक्शन ऑफ the cases from population of the cases from the population in such a manner that every individual in the population has the equal chance of being chosen. चुने जाने का समान अवसर प्रत्येक इकाई को जिस सैंपलिंग में मिलता है उसको हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। इसके अलावा दो बातें और इसमें ध्यान रखने की होती हैं। आगे अगर थोड़ी सी बात इसके बारे में की जाए तो एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है कर्नेल, ठीक है। कर्नेल साहब का यह कहना है कि जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है वो एलिमेंट का इस तरीके से चयन है कि उसमें दो चीजों के मायने होते हैं, दो सिद्धांतों को फॉलो किया जाना चाहिए। पहली क्या बात है? पहली बात है इक्वल प्रोबेबिलिटी, प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान अवसर, ठीक है। और दूसरी जो बात वो ये कहते हैं वो है इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी का मतलब है कि प्रत्येक आइटम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। भाई इक्वल चांस तो तभी मिलेगा जब वो दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अब ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है ये कैसे की जाती है, इसके कई सारे तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं देखें सर, बहुत सिंपल है। सबसे मेन तो वही होता है कि आप जितनी पॉपुलेशन है उसकी पर्चियां बना लीजिए, फिर उसमें से पर्चियां निकलवा लीजिए किसी से, जैसे लॉटरी निकाली जाती है। तो पहला तरीका इसका माना जाता है मेथड्स में पहली जो चीज है वो जो मानी जाती है वो है लॉटरी। जैसे आप पर्चियां बना लीजिए उसकी, किसी से भी आंखों पर पट्टी बांध के जितनी आपको सैंपल यूनिट चाहिए उतनी सैंपल आप उसमें से निकाल लीजिए, लॉटरी, ठीक है। एक इसी में मैकेनिकल रैंडमाइजेशन का प्रोसेस भी होता है, उसको भी कर सकते हैं। एक तरीका होता है फिश बॉल, ठीक है। फिश बॉल बाउल में डाल देते हैं, उसी तरीके से आप निकाल लीजिए बाउल वाला, ठीक है। एक ऑर्डिनल सिलेक्शन भी किया जाता है, ऑर्डिनल सिलेक्शन, जिसमें कि सारी यूनिट्स को हम एक ऑर्डर में लिख लेते हैं और कोई भी एक अंक रैंडमली हम चुन लेते हैं कि इस अंक से डिस्टेंस पर जितने भी अंक आएंगे उन अंकों में से हम चुनते चले जाएंगे। मान लीजिए 100 लोग हैं हमारे पास, 100 लोगों की, और 100 में से 10 का सैंपल हमको चुनना है, तो हर 10वां हमने ले लिया। केवल 10वां ही नहीं, कुछ और दूसरे क्राइटेरिया के आधार पर भी इसी तरीके से 10 यूनिट जब हमें चुननी है तो इक्वल डिस्टेंस के बेस पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे ऑर्डिनल बेस कहते हैं।
ठीक है, एक रैंडम नंबर टेबल भी आती बनाई गई है इसके लिए, रैंडम नंबर टेबल, इनसे भी है, नंबर टेबल्स भी हैं बहुत सारे विद्वानों की, उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके मेथड्स में टिपेट, फिशर, येट्स और स्मिथ जैसे विद्वानों ने भी अपने अपने तरीके बताए हैं कि भाई इस तरीके से आप इसके सिलेक्शन कर सकते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। हालांकि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए, प्रत्येक यूनिट के चुने जाने की संभावनाएं बराबर होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वेरिएबल कंट्रोल के लिए, वेरिएंस कंट्रोल के लिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग सबसे बेस्ट है। पर फिर भी बहुत सारी प्रैक्टिकलिटीज इस तरीके की होती हैं कि जहां पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग को हम नहीं। पहली बात तो यह है कि इसकी जो पहली कंडीशन है कि पॉपुलेशन हमारी नॉर्मलाइज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए नॉर्मलाइज पॉपुलेशन नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तब मजबूरन हमको दूसरी सैंपलिंग का टेक्निक लेना पड़ेगा। और मान लीजिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो सारी पॉपुलेशन की पर्चियां बना के निकलवाना ये भी बहुत व्यवहारिक नहीं, तो कई सारी समस्याएं इसमें भी आती हैं। इसीलिए कई बार रिसर्चर्स जो होते हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। हालांकि अगर छोटी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो सिंपल रैंडम से बेस्ट कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम, पर फिर भी इसके भी अपने गुण दोष हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये 100% सबसे बेस्ट है और इसी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कुछ टर्म्स कंडीशन पूरी होती है तभी इसका इस्तेमाल ज्यादा बेहतर होता है, अदरवाइज तो और दूसरे आसान ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है। तो ये है सिंपल रैंडम। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिंपल रैंडम के बाद दूसरी जो है वो है स्ट्रेटिफाइड, उसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्रमबद्ध रैंडम सैंपलिंग जिसको कहा जाता है दूसरा। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्तरीकृत या स्तरीय रैंडम सैंपलिंग। ये जो रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड जो सैंपलिंग होती है, इसमें एक खास बात है, उसमें तो पूरी जनसंख्या खुली हुई है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की मान्यता के आधार पर हमने चयन कर लिया सिंपल रैंडम में। और सिस्टमैटिक में क्या खास अलग बात होती है, इस प्रकार की सैंपलिंग में जो रिसर्चर होता है वो अपनी जीव संख्या की कुछ ज्ञात विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या सैंपल का चयन करता है। क्वालिटी, किसी एक गुण या वेरिएबल के बेस पर चयन किया था, एक या ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसके आधार पर किया जाता है। पूरी की पूरी पॉपुलेशन को नहीं लिया जाता है, बल्कि जो डिफाइंड वेरिएबल्स हैं जिनकी स्टडी की जा रही है उसके बेस पर पॉपुलेशन को डिसाइड किया जाएगा और तब फिर हम सैंपलिंग लेंगे। इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग की, वो ये है कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इन विच a random sampling with a fixed जो हमारी पैरामीटर होता है या जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसके उसके आधार पर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक निश्चित गुण या विशेषता के आधार पर हम इसको चुन लेते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब वो किसी के भी आधार पर इस तरीके की जो सैंपलिंग होती है ये वाली, इसका इस्तेमाल ज्यादातर उन परिस्थितियों में किया जाता है जब पॉपुलेशन हेटेरोजेनियस होती है। हेटेरोजेनियस समष्टि में विषमता है तो गुणों के आधार पर हम चुन रहे हैं। ठीक है, ये जो सैंपलिंग है वास्तव में ऐसा भी कहा जाता है कि ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग के बीच की कड़ी है, कोटा और सिंपल रैंडम के बीच की। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले समष्टि को गुणों के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग
शिक्षकों के ऊपर कोई अध्ययन कार्य करना चाहिए। अब टीचर को कैटेगरी के बेस पर कि भाई प्राइमरी लेवल के टीचर, माध्यमिक लेवल के टीचर और हायर के टीचर, अब 3 कैटेगरी इसकी बन गई। एक गुणों के शिक्षा के स्तर के आधार पर हमने उनको बांट लिया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पर हम स्टडी करना चाहते हैं तो लो, मीडियम और हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर हम उसको बांट लेते हैं और फिर उस स्ट्रेटा में से हम हमारी जो यूनिट्स हैं उनका चयन किया जाए। 3 स्तर हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। उनके आधार पर हम अपनी जो भी हमारी पॉपुलेशन जो सैंपल हमने तय किया है उसको हम चुन लेते हैं। ठीक है। अब एक बात और इस स्ट्रेटिफाइड में हमें ध्यान रखने की होती है, 2 तरीके की जैसे ये बताई है, प्रोपोर्शनेट यानी कि समानुपाती और असमानुपाती। तो समानुपाती और असमानुपाती का मतलब ये होता है कि जब प्रत्येक स्ट्रेटा में से हम फिक्स कर देते हैं कि इतने लेने हैं, इसमें से इतने लेने हैं, इसमें से इतने लेने हैं, ये तो हो गई प्रोपोर्शनेट। 3 स्तर हमने मान लिए और 3 स्तरों में से पक्का कर दिया कि 50 इसमें से, 50 इसमें से, 50 इसमें से। या मान लीजिए यहां पर जो पॉपुलेशन है वो 1500, यहाँ 1500, यहाँ 1500, तब हम 50-50 ले रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉपुलेशन कम ज्यादा हो। ठीक है। जैसे 4500 की टोटल पॉपुलेशन हो गई तो मान लीजिए 3000 तो यहाँ पर है और 750 और 750 यहाँ हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग 3000 जब यहाँ पर है तो यहाँ पर हमने 100 कर दिए। ठीक है, 50 की जगह, और यहाँ पर 25 और यहाँ पर 25, यानी कि पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में ही हम उस स्टेटा से अपनी सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये तो हो गई प्रोपोर्शनेट। और जहां पर पॉपुलेशन के नंबर्स में और सैंपल के नंबर्स में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हम रखते हैं तो उसको डिसप्रोपोर्शनेट कहते हैं, उस प्रोपोर्शन का हम ध्यान नहीं रखते हैं तब। ठीक है। अनुपात का रखा जाता है कि जनसंख्या के समान अनुपात रखा जाए, जिस अनुपात में जनसंख्या है उतना प्रतिनिधित्व तो उसमें से ले लिया जाए, उसी के हिसाब से। ज्यादा स्टेटा में किसी में पॉपुलेशन आ रही है तो उसमें से ज्यादा लिए जाए, कम है किसी में से तो कम ले। डिसप्रोपोर्शनेट में क्या करते हैं कि हम उस चीज का ख्याल नहीं रखते। तो ये जो हो गई साहब, ये हमारी हो गई स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसके अलावा एक तरीके की सैंपलिंग और है प्रोबेबिलिटी में, उसको भी जरा बात कर लेते हैं, और वो है हमारी एरिया और क्लस्टर्स। ठीक, तीसरे तरीके एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर रैंडम सैंपल, इसमें क्या होता है सर, एरिया और क्लस्टर में, इसमें जिस तरीके से हम स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटास बना लेते हैं, स्तर बना लेते हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर, इसमें एरिया वाइज चीजों को डिवाइड कर दिया जाता है। एरिया वाइज पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं और उसको क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि कहां कहां पर कितनी कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है। जब बहुत बड़े क्षेत्र में हमारी जनसंख्या फैली होती है तब हम एरिया या क्लस्टर सैंपल का इस्तेमाल करते हैं, और इससे सैंपल चुनते समय सारी जो जनसंख्या है हमारी उसको इकाइयों में, क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया जाता है, और फिर उन इकाइयों में से हम रैंडम सैंपलिंग के तहत अपनी यूनिट्स को चुन लेते हैं। बस स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटा यानी कि स्तर ऊपर से नीचे, और एरिया या क्लस्टर में बड़े पर जब जनसंख्या फैली होती है, बड़े भाग पर जब जनसंख्या फैली होती है तो एरिया के हिसाब से चुना जाता है। यहां तो स्ट्रेटा में से रैंडम लगाया जाएगा और यहां एरिया में से रैंडम लगा दिया जाता है और फिर चुन लेते हैं। तो ये 3 तरीके की जो है ये हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। थैंक यू सो मच।